हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, जो ह्यूमंस के अंदर अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। आज के लेक्चर में समझेंगे उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि वो किस तरीके से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है आपको डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएलटी ग्रेड के स्टूडेंट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के बीएससी जूलॉजी या बीएससी मैथ्स, इनमें से किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप में से किसी का दोस्त इनमें से किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उसको हमारा ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं, समझते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या होता है। ठीक है, तो अगर सपोज करो मैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में बात करूं, तो जनरली क्या है कि जितने भी यूजुअली जो हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था, अमीबा क्या होता है, फ्री लिविंग फॉर्म होता है, यानी फ्री लिविंग होगा। लेकिन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, या बोल सके कि एंट अमीबा की जो अलग स्पीसीज है वो क्या है, होस्ट के साथ कमनसिलिज्म शो करता है या पैरासिटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अब ये कमनसिलिज्म का क्या मतलब होता है? कमनसिलिज्म बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक ऐसा इंटरेक्शन है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म को ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, लेकिन दूसरे को बेनिफिट होगा। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनिज्म क्या है, उसको ना तो बेनिफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड है उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन अगर वही पैरासिटिक की बात करें तो पैरासिटिक में क्या होगा कि जो पैरासाइट है उसको हमेशा बेनिफिट होने वाला है और जो होस्ट होगा उसको हमेशा हार्म होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के, तो इसके कुछ स्पीसीज क्या है, अगर आप देखोगे तो कॉमनसिलिज्म शो करते हैं और कुछ के अंदर आपको पैरासिटिक बिहेवियर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये यूजुअली जितने भी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के जो फॉर्म्स हैं या जो अलग अलग इसके स्पीसीज हैं, वो अलग अलग टाइप के डिजीज को कॉज करते हैं, जहां पर आज हमें सिर्फ और सिर्फ एंट अमीबा के बारे में फोकस करना है। तो डायरेक्टली इसको एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हमने लिखा है कि अ पार्ट ऑफ फ्री लिविंग फॉर्म, यानी यूजुअली जितने भी अमीबा है वो फ्री लिविंग फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें से कुछ जो अमीबा है आप देखोगे या तो वो कॉमनसिलिज्म शो करते हैं यानी कॉमनसल बिहेवियर शो करते हैं, या फिर वो पैरासिटिक लाइफ को चूज करते हैं। ठीक है, और ये पैरासाइट कहां पर होते हैं, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस में या इंटेस्टाइन ऑफ मैन में ये एज अ पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, या फिर किसी दूसरे एनिमल्स के अंदर ये पैरासिटिक नेचर को शो करेंगे या उनके ऊपर पैरासाइट होंगे। ठीक है, तो यूजुअली जितने भी अमीबा की स्पीसीज है, आपने देखा होगा यार, अमीबा चलते फिरते सिंपल सा कहीं पानी थोड़ा सा वाटर लॉक्ड है, वहां पर आप देखोगे कि वहां पे अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो अमीबा बेसिकली क्या है, फ्री लिविंग फॉर्म है। लेकिन एंट अमीबा के अंदर बात करें तो या तो उसके अंदर आप कॉमनसल बिहेवियर देखने को मिलते हैं, यानी कॉमनसल का मतलब क्या है, एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को ना तो बेनिफिट होगा ना लॉस होगा, या फिर पैरासिटिक बिहेवियर शो कर सकता है, यानी ये एज अ पैरासाइट की तरह ट्रीट करता है, यानी खुद को एज अ पैरासाइट बनाता है और किसी दूसरे होस्ट पर डिपेंड रहता है। और होस्ट के भी कहां पर डिपेंड होगा, उसके इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, या तो मेन के इंटेस्टाइन के अंदर, या फिर आप बात कर सकते हो किसी दूसरे एनिमल के अंदर। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर जेनेरा के अंदर आप देखने को मिल सकता है एंट अमीबा हो सकता है, एंड अमीबा हो सकता है, एंडोलाइमेक्स हो सकता है, आइडो अमीबा हो सकता है, या फिर डाइट अमीबा हो सकता है। ये सारे अलग अलग जेनेरा है एंट अमीबा के, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये बेसिकली कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, या बेसिकली बोल सकते हैं कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, या इसी को हम अमीबियासिस भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, ह्यूमंस के अंदर या मेन के अंदर ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करेगा। अब अमीबिक डिसेंट्री क्या होता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम जब लाइफ साइकिल पढ़ रहे होंगे तब वहां पे बहुत ही डिटेल करने वाले हैं। तो आज तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी को समझेंगे सो दैट कि लाइफ साइकिल थोड़ा पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी।
अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो यार, ये आप सभी के लिए मैं कर रहा हूं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट आप इसको लाइक कर दीजिए। तो डायरेक्टली आप मूव करते हैं। अब ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, इसके सिस्टमैटिक पोजीशंस की बात करते हैं, यानी किस तरीके से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को हम अरेंज करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करूं तो सबसे पहले ये किस फाइलम को बिलोंग करेगा, तो ये बिलोंग करता है आपका प्रोटोजोआ। ये किसको बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है, ये बात आपको याद रखनी है। सब फाइलम की बात करें तो ये बिलोंग करता है सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा का मतलब यहां पर आप देखोगे कि यहां पे सूडोपोडिया होंगे मूवमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सुपर क्लास किसका है? सार्कोडीना हो गया, क्लास हो गया राइजोपोडिया, उसके बाद अगर हम बात करें सब क्लास लोबोसिया हो गया, ऑर्डर अमीबिडा हो गया, और जीनस एंट अमीबा, और स्पीसीज क्या है? हिस्टोलिटिका। तो इसमें से जो चीज आपको याद रखनी है वो ध्यान रखें। एक तो फाइलम याद ही रखना है यहां पर, उसके बाद सार्कोमेस्टिगोफोरा और ये सार्कोडीना एक याद रखना है, और एक ऑर्डर याद रखना है आपको, और बाकी ये तो दोनों हम जानते ही हैं, तो ये सच इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्योंकि हम बार बार रिपीट करेंगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, सो आई होप आपको ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि यार आप लोगों को ये यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली है। अगर फिर भी कोई दिक्कत बनती है तो सिंपल पूछ ही तो सकते हैं यार, सिंपल सा पूछना है, कमेंट करना है, और अब मैं आपको आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंसिडेंस। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एंट अमीबा कहां कहां पर सबसे ज्यादा फैला हुआ है, किन किन जगहों पे सबसे ज्यादा इससे रिलेटेड जो केसेस हैं, इससे रिलेटेड बीमारी देखने को मिलती है, वो कौन कौन सी जगह है जहां पर ये इसके केसेस सबसे ज्यादा आते हैं। तो हमने देखा कि जो ट्रॉपिक रीजन है या सब ट्रॉपिक रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा इसके केसेस आते हैं। ठीक है, वहां पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमीबियासिस से ग्रसित है, अमीबियासिस उनको हुआ पड़ा है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें साउथ अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, इन सभी जगहों पे ये सबसे ज्यादा इसके केसेस हमें देखने को मिलते हैं, इसके सबसे ज्यादा इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो यही हमने लिखा है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फाउंड वर्ल्ड वाइड, यानी ये आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। काइंड ऑफ कॉस्मोपॉलिटन है ये। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब जो हर जगह मिल रहा हो, पूरे वर्ल्ड वाइड मिल रहा हो, तो ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर का होता है। लेकिन अगर हम बात करें मेजरली या प्रिविलेंट कहां पर होगा, ट्रॉपिक या सब ट्रॉपिक रीजन्स में ज्यादा प्रिविलेंट होता है, जिसमें भी अगर हम बात करें तो मैक्सिको हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, या साउथ ऑफ अमेरिका के कुछ पार्ट्स हो गए। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या है, आप देखेंगे कि ये जो एंट अमीबा है ये बहुत बड़े पॉपुलेशन को भी टारगेट कर देता है। तो इन्फेक्शन रेट्स आर हायर इन डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एंड अर्बन एरिया, यानी आप देखोगे कि इससे जो ग्रसित लोग हैं वो ज्यादातर कहां देखने को मिलेंगे, जहां पे साफ सफाई बहुत कम है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जहां पे कम जगहों पे ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, उन जगहों पे हाइजीन की कमी होती है। हाइजीन की कमी की वजह से ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ऐसा ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, फिर भी अगर कोई दिक्कत बनती है लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। ठीक है, वो तो हमेशा आपके लिए खुला ही रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा यहाँ पे चिल्ड्रंस और जितने भी यंग एडल्ट होते हैं वो इस बीमारी या इस पैरासाइट के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हैं। ससेप्टेबल का मतलब कि इन लोगों को ये बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो अमीबियासिस क्या है, आसानी से, या एंट अमीबा उसको आसानी से अटैक कर देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसका जो 10% है वो इस अमीबियासिस या एंट अमीबा से ग्रसित है, उनको ये बीमारी हुई पड़ी है। ठीक है, यानी क्यों, ये ध्यान रखना है कि ये जो बीमारी है अमीबियासिस ये सिर्फ और सिर्फ हाइजीन की वजह से होता है। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रखा है हमने, एंट अमीबा ग्रो कर पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर हम ले रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें होने ही वाली है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि एंट अमीबा एक्चुअली आपको देखने को कहाँ मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो एक पैरासाइट है। ठीक है, यानी वो होस्ट पे डिपेंड रहेगा, और यहाँ पर होस्ट कौन है, ह्यूमन है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलन वाला पार्ट है, अभी आप लोगों ने इंटेस्टाइन पढ़ा होगा, तो इंटेस्टाइन में आपने देखा होगा जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब खत्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, सीकम आता है, फिर कोलोन आता है। ठीक है, कोलोन में भी देखेंगे
तो ये वाला होता है असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। तो ये जो अपर वाला पार्ट है आपका, ये जो अपर वाला पार्ट है असेंडिंग कॉलन है, यहां पर आप देखोगे कि ये एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले पार्ट में क्या है, एज अ पैरासाइट की तरह होता है, पैरासाइट रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है तो शुरुआत में ये हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से, वो रीजन अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन किसी रीजन की वजह से क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं, जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर है, उसको पेनिट्रेट करके अंदर चले जाते हैं। या इवन ये बोल सकते हैं जो टिश्यू लेयर होते हैं, यहां पर क्या है, एंट अमीबा कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं, उन टिश्यू लेयर को डिसॉल्व करके, उस सब म्यूकोसा लेयर को डिसॉल्व करके अंदर चले जाते हैं, और फिर जाके ये क्या करेगा, ह्यूमन को हार्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका ये कहां प्रेजेंट होगा, ये मेन के, आप बात करें मेन के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी पॉइंट को मैंने लिखा है कि एंट अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का मतलब जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका सिंपल मतलब क्या है, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद ये कॉमनली फाउंड इन द अपर पार्ट या फिर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कोलन पे होता है, ध्यान रखना है। उसके अलावा ये लिवर, लंग्स, ब्रेन, टेस्टिस और यहां पर भी ये देखे जा सकते हैं। यानी वहां से सिंपल सी बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ है, लिवर, लंग्स, ब्रेन, टेस्टिस, इनमें भी जा सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो पैरासाइट है वो एज अ हार्मलेस कमेंसल बिहेवियर शो करता है। यानी जब वो एंटर करता है तब वो हार्मलेस होता है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से, वो रीजन हमें पता नहीं है, वो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को पेनिट्रेट करता है, इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करता है, और फिर जाके अमीबियासिस को कॉज करता है। अब ये किस रीजन की वजह से वो वॉल को पेनिट्रेट करता है, वो रीजन अभी हमें पता नहीं है। ये बात आपको यहां तक याद रखनी है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अमीबा का मॉर्फोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, और लाइफ साइकिल को डिस्कस करने के लिए हमें इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में पता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेट मी नो कि आप लोग कौन कौन सी सिटीज से बिलोंग करते हो, कहां से ये वीडियोस दिख रही हैं, कहां कहां तक ये वीडियो जा रही है, जस्ट लेट मी नो। ठीक है, और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी ऑफ एंट अमीबा, अगर हम बात करें अमीबा की, तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, बेसिकली हम देखेंगे कि ये 3 फॉर्म्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जहां पर एक होता है इसका ट्रोफोजोइड फॉर्म, एक होता है प्रीसिस्टिक फॉर्म और दूसरा होता है सिस्टिक फॉर्म। यानी ये 3 फॉर्म्स की फॉर्म में ये क्या है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसमें से जो ट्रोफोजोइड वाला फॉर्म है, जिसको मैग्ना फॉर्म भी बोलते हैं, ये फॉर्म क्या है, ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस होता है। यानी यही फॉर्म ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करता है, अमीबियासिस कॉज करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि जो एंट अमीबा है, ऑब्वियसली बात है क्या है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पैरासिटिक अमीबा है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्या है, ये अपनी लाइफ साइकिल को 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में कंप्लीट करता है। कैसे करेगा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, जब इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे हम। जिसमें से पहला फॉर्म क्या है, ट्रोफोजोइड, या जिसको हम मैग्ना फॉर्म भी बोलते हैं, दूसरा है प्रीसिस्टिक, जिसको माइन्यूटा फॉर्म भी बोलते हैं, और तीसरा क्या है, सिस्टिक फॉर्म। ठीक है, तो यानी ये जो 3 फॉर्म है, इन्हीं 3 फॉर्म की बेसिस पे ये अपना पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, लाइफ साइकिल तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेंगे तो लाइफ साइकिल बहुत आसान हो जाता है समझना। ठीक है, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रोफोजोइड या मैग्ना फॉर्म। अगर हम इस ट्रोफोजोइड की बात करें तो ये जो ट्रोफोजोइड फॉर्म या मैग्ना फॉर्म या इसको ट्रॉपिक फॉर्म भी बोलते हैं, ये क्या है, यही वो बेसिकली फॉर्म है जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल होती है या इन्फेक्शियस होती है। यानी कोई भी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ह्यूमन को जब इन्फेक्शन कॉज करता है वो इसी फॉर्म में करता है। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है ट्रोफोजोइड फॉर्म, ये एक ऐसा फॉर्म है कि मोटाइल फॉर्म है। यानी ये जो ट्रोफोजोइड है वो मोशन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सूडोपोडिया या मोनोपोडियल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, तो सूडोपोडिया की मदद से ये आगे मूव कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है।
इसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा जो कि वेसाइकल फॉर्म में होता है। इसको अभी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अगर ह्यूमन के अंदर एंट अमीबा का जो इन्फेक्शियस फॉर्म है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ एंट अमीबा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्म है, ट्रोफोजोइड फॉर्म है, या जिसको हम मैग्ना फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं कि ये जो ट्रोफोजोइड फॉर्म है ये मोस्ट एक्टिव यानी सबसे ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सूडोपोडिया देखने को मिलेगा, और इस सूडोपोडिया की मदद से ये मूव कर सकता है। तो ये क्या है, एक्टिव है यानी मोटाइल फॉर्म है, एंड फीडिंग फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और ये फीडिंग फॉर्म है। फीडिंग फॉर्म का मतलब कि इस फॉर्म के अंदर बेसिकली ये फीड करेगा, और फीड किसके ऊपर कर रहा है, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये WBC हो गया, RBCs हो गया, इनको फीड कर रहा होता है, बैक्टीरिया को फीड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो फॉर्म है पैथोजेनिक है ह्यूमंस के लिए, एंड कहाँ रहता है, ये ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो कोलन के अंदर रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके शेप की, तो इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना होता है, 20 से 30 माइक्रोमीटर का होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 20 से 30 माइक्रोमीटर का इसका स्ट्रक्चर होगा। इस तरीके का शेप बनाओ तो ये जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 20 से 30 माइक्रोमीटर का होगा। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका जो आउटर स्ट्रक्चर देखोगे, इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है, सबसे आउटर स्ट्रक्चर के ऊपर का ये जो जिसको आप प्लाज्मा लेमा बोलते हो, ये कैसा होगा, आपका थिन होता है, इलास्टिक होता है, और सेमी परमेबल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये डायग्राम किसका है, ट्रोफोजोइड का है। तो सबसे आउटर जो स्ट्रक्चर है थिन, इलास्टिक और सेमी परमेबल नेचर का होता है। सेमी परमेबल नेचर का मतलब कि कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करता है, कुछ को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, और ये कैसा है, सेमी परमेबल थिन इलास्टिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम प्लाज्मा लेमा बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम इसके साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें तो ट्रोफोजोइड के अंदर आपको 2 डिफरेंट टाइप के साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, जो बिल्कुल पेरिफेरी पे होता है, बिल्कुल जो बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है और नॉन ग्लैनुलर होता है, मींस कि यहाँ पे किसी भी तरीके का ग्लैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये जो आउटर वाला है, जो पेरिफेरी पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, और ये क्योंकि आउटर साइड में है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्टोप्लाज्म। अंदर वाला जो पार्ट होता है वो आपका ग्रैनुलर होता है, और इसी के अंदर आपको न्यूक्लियस और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, एंडोप्लाज्म बोलेंगे। एक होगा एक्टोप्लाज्म और दूसरा क्या होगा, एंडोप्लाज्म। तो ध्यान रखना है कि जो साइटोप्लाज्म है इसको हमने डिफरेंशिएट कर रखा है, जिसमें आउटर को हम एक्टोप्लाज्म बोलेंगे और इनर को क्या नाम देते हैं, एंडोप्लाज्म बोलते हैं। जो एक्टोप्लाज्म होगा वो आपका कैसा होता है, क्लियर होता है और नॉन ग्लैनुलर होता है। नॉन ग्लैनुलर का मतलब किसी भी तरीके का ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलते, इस तरीके से दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये बात आपको याद रखनी। तो डायग्राम अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो सरफेस है ये वाला एकदम क्लीन होता है, क्लियर होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं एंडोप्लाज्म की, तो एंडोप्लाज्म कैसा होता है, मोर फ्लूइड और ग्रैनुलर नेचर का होता है, यानी उसके अंदर ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये स्ट्रक्चर्स हमें मतलब कि किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ट्रोफोजोइड के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके अंदर के न्यूक्लियस की। तो अगर हम इसके न्यूक्लियस को देखें तो ये जो आपका ट्रोफोजोइड है, ट्रोफोजोइड के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेसाइकल फॉर्म की होता है, यानी वेसिकुलर होता है। वेसिकुलर का मतलब कि जिस तरीके का वेसाइकल्स होते हैं ना, उस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब इस वेसिकुलर स्ट्रक्चर के क्या है, पेरिफेरी पे इस तरीके से क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन ग्रेन्यूल टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। सेंटर में अगर हम बात करें यहाँ पे तो कैरियोसोम या एंडोसोम प्रेजेंट होगा। इसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हाइलो बोलते हैं, और यहां से स्टेरिएशंस देखने को मिलते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड के इस तरीके से कुछ स्टेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आउटर इस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा ये इस तरीके का, यहाँ पे आउटर एक बिल्कुल एक वेसल्स की तरह स्ट्रक्चर होगा, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी चीज को मैंने लिखा है कि द न्यूक्लियस ऑफ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका एज अ 4 to 6 माइक्रोन वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं आफ्टर स्टेनिंग फीचरिंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी आउटर में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद क्या है,
पेरिफेरल पेरिफेरी पे क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर्स होगा, और सेंटर में आपको एंडोसोम देखने को मिलेगा। ये क्या है? एंडोसोम या कैरियोसोम बोलते हैं हम इसको। तो सेंटर में आपको इस तरीके से यहाँ पर एंडोसोम देखने को मिलेगा, यानी बाहर आपको ये होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इसके जस्ट नीचे क्या है? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन पार्टिकल या क्रोमेटिन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। अंदर सेंटर में होगा एंडोसोम, फिर ये होगा हाइला, हाइलो बोलते हैं, और यहां पर आपको इस तरीके से क्रोमेटिन स्टेरिएशन देखने को मिलेंगे, यानी क्रोमेटिन क्रोमेटिन थ्रेड थ्रेड स्टेरिएशन। स्टेरिएशन का मतलब इस तरीके से लाइन लाइन आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो यू आर फ्री टू कमेंट। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। द एंडोप्लाज्म कंटेन्स फूड वैक्यूल। अब ये जो एंडोप्लाज्म है ट्रोफोजोइट का, उसके अंदर आप क्या देखोगे? फूड वैक्यूल देखोगे, जिसके अंदर आपको रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और क्या है? बैक्टीरिया भी देखने को मिल जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो ट्रोफोजोइट स्ट्रक्चर है या जो एंट अमीबा का जो ट्रोफोजोइट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप देखोगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है बेसिकली क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। लेकिन जो ट्रोफोजाइट, जब बेसिकली आप बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, तो जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड का जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, सेम एज ट्रोफोजोइट के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम होता है। तो जब कंसंट्रेशन और प्रेशर सेम होगा तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रोफोजोइट है वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है और वो दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जनरली क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड है वो ट्रोफोजोइट के अंदर एंटर नहीं कर पाता, इसलिए यहां पर ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्योंकि यहां पर ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए यहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहां पर एब्सेंट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, सो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आर एब्सेंट इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बिकॉज आइसोटोनिक एनवायरमेंट। ये ध्यान रखना है, आइसोटोनिक एनवायरमेंट का मतलब होता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल इज सेम या टू डिफरेंट लिक्विड इज सेम, तब उसको हम आइसोटोनिक बोलेंगे। ठीक है, इन द होस्ट इंटेस्टाइन रेगुलेट्स निगेट्स द नीड ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ध्यान रखना है, दोनों का सोल्यूशन आइसोटोनिक नेचर का होता है, इसलिए फ्लूइड का इधर से उधर जाना नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऑस्मो रेगुलेशन की यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सूडोपोडिया। अब ट्रोफोजोइट में होगा क्या कि इसके जो आगे वाला पार्ट है वहां पर आपको सूडोपोडिया देखने को मिलता है। अब ये सूडोपोडिया की वजह से ये फॉरवर्ड मोशन करता है, यानी आगे की तरफ मोशन करता है, और बिल्कुल इनका जो मोशन होता है इस तरीके से होता है जैसे लाइमलेक्स की तरह होता है। ठीक है, जो भी हम देखेंगे आगे की तरफ, यानी वो आपने घरों के अंदर देखा है ना, वो एकदम चिप चिप वाला कुछ होता है जो चलना स्टार्ट करता है, आगे की तरफ मोशन कर रहा होता है, तो उसी की तरह होगा यहाँ पर। और इनका जो ट्रोफोजोइट का जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, पोस्टीरियर वाले पार्ट में क्या होता है, जो प्लाज्मा लेमा होता है बहुत ज्यादा स्टिकी नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो ये ट्रोफोजोइट मैंने बनाया, तो इस ट्रोफोजोइट में ये आगे की तरफ ये सूडोपोडिया बनेगा। ये क्या बनेगा? सूडोपोडिया बनेगा। तो ये क्या है? फॉरवर्ड मोशन करेगा। लेकिन ये जो पीछे वाला इसका जो पार्ट होता है, ये पीछे वाला पार्ट, पीछे वाला जो प्लाज्मा लेमा है, ये स्टिकी होता है, बहुत ज्यादा स्टिकी होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये स्टिकी नेचर का है, तो जो फूड का इनगल्फ होता है या जो फूड का खाना होता है वो इसके पोस्टीरियर एंड से होता है। ध्यान रखना है, पोस्टीरियर एंड से क्या करेगा? फूड को चिपकाएगा, और चिपकाने के बाद किस तरीके से अमीबा के अंदर फूड का न्यूट्रिशन होता है वो आप देखते हो कि सिंपल सा वो चिपकेगा, और चिपकने के बाद प्लाज्मा लेमा अंदर की तरफ जाएगा और इस तरीके से जाके फेगोसोम का फॉर्मेशन करेगा और बाद में जाकर उसका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, सेम एज यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? फूड का जो बेसिकली इनगल्फमेंट होता है वो पोस्टीरियर एंड से होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की, तो ये क्या है? सिंगल लार्ज ब्लंट सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, जो कि इसको मूविंग में हेल्प करता है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है? ये जो ट्रोफोजोइड है वो आपका मोनोपोडियल होता है। मोनोपोडियल का मतलब ये एक सिंगल सूडोपोडिया का
फॉर्मेशन करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर जो आउटर एक्टोप्लाज्म है वो क्लियर होता है, शार्पली डिफरेंशिएटेड इनटू द ग्रेनुलर, और जो एंडोप्लाज्म है उसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखोगे ग्रेनुलर पार्ट होता है। एंडोप्लाज्म के अंदर ग्रेनुलर होगा, एक्टोप्लाज्म क्लियर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सूडोपोडिया इस तरीके से बनेगा तो सूडोपोडिया तो साइटोप्लाज्म की वजह से बन रहा है, तो जो आगे वाला पार्ट है वो क्या होगा, क्लियर होगा, और पीछे क्या है, इस तरीके से ग्रेनुलर वाला पार्ट प्रेजेंट होगा जिसको हम एंडोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो मूवमेंट है वो बिल्कुल किससे रिजेंबल करता है, किससे मैच करता है, गार्डन स्लग से, जिसको हम लाइमेक्स स्पीसीज बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। इसलिए इसका जो मूवमेंट होता है, इसके मूवमेंट को हम लाइमेक्स टाइप मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, गार्डन स्लग से इसका मोशन रिजेंबल करता है, मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो न्यूट्रिशन होता है ट्रोफोजोइट के अंदर वो होलोजोइक टाइप का होगा। अमीबा के अंदर हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ रखा है। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा, सबसे पहले क्या करता है अमीबा, जहां पर फूड पार्टिकल होता है वहां जाता है, उसको धीरे धीरे ट्रैप करता है और प्लाज्मा लेमा को फ्यूज कर लेता है। फ्यूज करने के बाद उसको बॉडी के अंदर लेके चला जाता है और फेगोसोम का फॉर्मेशन करता है। फेगोसोम लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज होगा, उसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम से डिसॉल्व कर लेता है, फिर उसको न्यूट्रिशन गेन कर लेता है। तो बिल्कुल यहाँ पर होलोजोइक टाइप का होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी फूड पार्टिकल का जो इनगल्फमेंट होता है वो पोस्टीरियर एंड से होता है, पीछे वाले भाग से होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पर क्या है, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनका बहुत ज़्यादा स्टिकी नेचर का होगा। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी है तो आसानी से चिपक सकता है। जब चिपकेगा तो सिंपल वो उसको इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, एम आई क्लियर अप टू हियर? जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक। ठीक है, कोई सजेशन है, कमेंट है तो आप बता सकते हैं। कमेंट करने के लिए आपका जो नीचे वाला ऑप्शन है, कमेंट वाला बॉक्स है, वो खुला हुआ है, कमेंट तो करो एटलीस्ट भाई लोग। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि अगर हम देखें तो जो इनवेजिनेटेड प्लाज्मा लेमा है, इनवेजिनेटेड प्लाज्मा लेमा का मतलब कि सपोज करो ये ट्रोफोजोइट है, अब इसने फूड की तरफ ऐसे गया और इसको आगे की तरफ ऐसे बना दिया। उसके बाद क्या होगा, ये जो फूड है वो अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर जाने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि इस तरीके से बाहर की तरफ अंदर पिंच ऑफ हो जाएगा, जिसको हम फैगोसोम बोलते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन यहाँ पे अमीबा के जैसा हो रहा है, तो बिल्कुल सेम एज वैसे ही होने वाला है। तो इनवेजिनेटेड प्लाज्मा लेमा सेपरेट फ्रॉम द फूड वैक्यूल्स विद इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके दूसरे फॉर्म की, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो मतलब कि आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, 3 डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, जिसमें से एक आपका था ट्रोफोजोइड फॉर्म, दूसरा क्या है, प्रीसिस्टिक फॉर्म। अगर हम प्रीसिस्टिक फॉर्म की बात करें तो ये स्ट्रक्चरली, अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो स्ट्रक्चरली रिजेंबल करता है ट्रोफोजोइड से। लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली जो कमियां हैं या बोल सकते हैं जो अलग है वो क्या है, एक तो इसका साइज छोटा होता है। ठीक है, साइज छोटा होता है और ये नॉन मोटाइल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसकी साइज की बात करें तो 12 से 15 माइक्रोन का इसका डायमीटर होता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल रिजेंबल करता है ट्रोफोजोइड से, बट ये क्या है, स्मॉलर होता है साइज में छोटा होता है, और यहाँ पर फूड वैक्यूल एब्सेंट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कहाँ रहेगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। ध्यान रखना है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ल्यूमन के अंदर होता है, और ये नॉन पैथोजेनिक है। ध्यान रखना है, ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक फॉर्म सिर्फ ट्रोफोजोइड होता है, प्रीसिस्टिक फॉर्म पैथोजेनिक नहीं होता, या माइन्यूटा फॉर्म पैथोजेनिक नहीं होता। ये क्या है, ये जो आपका इंटेस्टाइन है उसके ल्यूमन में प्रेजेंट होगा, लेकिन उसको हार्म नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ह्यूमन की इम्यूनिटी कम होती है उस केस में ये पैथोजेनिक बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, कैन चेंज टू इन्वेसिव मैग्ना इन एंड फ्रॉम एंड इन्वेड द इंटेस्टाइनल टिश्यूज व्हेन होस्ट रेजिस्टेंस इज लो। यानी कि जब होस्ट का इम्यून सिस्टम वीक होगा तब उस कंडीशन में प्रीसिस्टिक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ट्रोफोजोइड फॉर्म या मैग्ना फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका थर्ड स्टेज आता है इन आपका सिस्टिक फॉर्म। ठीक है, पहला था ट्रोफोजोइड, फिर क्या था प्रीसिस्टिक, और लास्ट जो फॉर्म है वो आपका आता है सिस्टिक फॉर्म। तो सिस्टिक फॉर्म में क्या होगा कि जो प्रीसिस्टिक वाला स्टेज है उसके ऊपर क्या है, कवरिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, एक टफ कवरिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं या इंसिस्टेशन बोलते हैं इस प्रोसेस में। तो यहाँ पे क्या होगा, द माइन्यूटा फॉर्म, माइन्यूटा फॉर्म का मतलब प्रीसिस्टिक फॉर्म।
ये जो प्री सिस्टिक फॉर्म है बिकम अ राउंड हाईली रेजिस्टेंट सिस्ट थिन विद अ थिन वॉल, यानी यहाँ पर होगा क्या, जो माइन्यूटा फॉर्म है वो उसी के चारों तरफ क्या है, एक रेजिस्टिव वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। अब ये क्या है, हाईली प्रोटेक्टिव वॉल होता है, ये बेसिकली ट्रोफोजोइट को बचा के रखता है एडवर्स सिचुएशंस के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना है। सिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो मैच्योर सिस्ट है उसका साइज 10 से 12 माइक्रोन डायमीटर का होता है विद क्लियर साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर आप देखोगे ग्लाइकोजन मासेस प्रेजेंट होते हैं। अब ये दो ग्लाइकोजन मास होते हैं जिससे कि इसको न्यूट्रिशन मिल सके। उसके अलावा यहाँ पे बार लाइक क्रोमेटोइड बॉडीज होते हैं, ये भी दो होते हैं जो कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन बॉडी इस तरीके से होगा और इस तरीके से आपका यहाँ पे देखोगे क्रोमेटोइडल बॉडीज भी प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, इसका सिस्टिक फॉर्म है, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब मैच्योरेशन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ग्लाइकोजन मासेस है और जो क्रोमेटोइड बॉडीज है वो डिसअपियर हो जाता है जैसे ही ये जो सिस्ट है वो मैच्योर हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अभी जो सिस्ट है ये यूजुअली क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, ठीक है। और अब ये जो यूनिन्यूक्लिएट है अब इसके अंदर बाइनरी फिजन होगा, तो अब ये डिवीजन करना स्टार्ट होगा। तो एक न्यूक्लियस से क्या है, 2 न्यूक्लियस होगा, फिर उसके अंदर डिवीजन होगा तो टोटल क्या है, 4 न्यूक्लियस या क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स डेवलप कर रखा है जहां पर हमने पूरा का पूरा सेमेस्टर का जो जूलॉजी है उसको कवर किया है, और उसका जो प्राइस था इनिशियली हमने 999 रुपये रखा था, बट उसको अभी हमने ड्रॉप कर रखा है बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स की डिमांड और स्टूडेंट्स के एग्जाम्स पास में आ रहे हैं। उस बेसिस पे हमने इसको 999 से कन्वर्ट करके कम करके इसको 599 में कर दिया है, जिसके लिए आपको ये कोड लगाना होगा YMCI 400। जब आप ये YMCI 400 कोड लगाएंगे तो आपका प्राइस यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जाके एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।